Hello dear student, my name is Anil Bongre and today in this video I will teach you class 11 physics chapter number 8. Chapter name is gravitation. So in this video I will teach you cell theorem. So न्यूटन का सेल थ्योरम, तो ये क्या बताता है, ये न्यूटन का सेल थ्योरम जो है एक पॉइंट मास के ऊपर में जब फोर्स अप्लाई किया जाता है हॉलो स्फीयर के थ्रू या एक सॉलिड स्फीयर के थ्रू, तो वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है वो कितना होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है उसका डेंसिटी सेम होता है। ठीक है, जो इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम होता है, या डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ये क्या होता है, सेम होता है। इसको कई बुक्स में लिखा गया है स्फेरिकली सिमेट्रिक इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकली सिमेट्रिक इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है, इसका मतलब डेंसिटी सेम होता है, उसके अंदर में जो मटेरियल रहते हैं उनका डेंसिटी सेम होता है। ठीक है, तो उसको इस नाम से भी डिनोट किया गया है, स्फेरिकली सिमेट्रिक इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला हॉलो स्फीयर के कारण में, ठीक है, दूसरा सॉलिड स्फीयर के कारण में, पॉइंट मास के ऊपर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अप्लाई किया जाता है उसका वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हॉलो स्फीयर बना देता हूँ। ठीक है, हॉलो स्फीयर, ये एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, अंदर में पूरा हॉलो है, खोखला है, ये अंदर में पूरा हॉलो है। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है, अंदर में पूरा हॉलो है, और यहाँ पर क्या है, मटेरियल भरा हुआ है, ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटर है, इसका रेडियस जो है मान लेते हैं r है। अब इसके रेडियस, इसका मास जो है कैपिटल M है, एक पॉइंट मास M है जिससे r डिस्टेंस की दूरी पर इससे। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है ये सेंटर से। तो इस पॉइंट मास के ऊपर में ये जो मास है, ये कैपिटल M वाला जो हॉलो स्फीयर है मास वाला, ये एक फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स के कारण में इस पॉइंट मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। फोर्स अप्लाई किया, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये फोर्स का डायरेक्शन हमको पता है क्या होता है, सेंटर से सेंटर की ओर होता है, ये सेंटर से इस सेंटर की ओर होता है। ठीक है, दिख रहा है ये लाइन, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इस सेंटर से इस सेंटर की ओर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए इस थ्योरी में ये बताया गया है, द हॉलो स्फीयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन मास M as if the entire mass of the hollow sphere were concentrated at its center। मतलब यहाँ पर ये इतना फोर्स लगाता है, ऐसा फोर्स लगाता है जैसे कि इसका जो मास है ये फोर्स तो लगाएगा, मगर इस ऐसा ये बिहेव करेगा जैसे कि इसका जो मास है वो इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होता है। ये पूरा मास ना ऐसा है कि मानो ये पूरा सेंटर में है। ठीक है, तो ये थ्योरम हमको ये बताता है, आपको डेफिनेशन भी दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो यहाँ पर चलिए, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। तो एक मास यहाँ पर मैं ले लेता हूँ dx। ठीक है, dx एक स्मॉल छोटा सा मास ले लेता हूँ यहाँ का। ठीक है, हॉलो स्फीयर का। अब यहाँ पर देखिए फोर्स लगाएगा ये इसके ऊपर में, फोर्स लगाया, अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, क्योंकि ये अपनी ओर इसको पॉइंट मास को अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए इस फोर्स को F मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है, ठीक है, ये वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो हॉरिजॉन्टल F cos थीटा। ठीक है, और ये वर्टिकल वाला क्या होगा, F sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ये एंगल बना रहे हैं थीटा,
ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से ये वाला भी मान लो एक हम dx मास लेते हैं, और ये dx मास भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस मास के ऊपर में फोर्स लगाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, देखिए इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है यहाँ, और ये भी क्या होगा f cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा f sin थीटा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वैसे इसके हर एक पार्ट फोर्स लगाएंगे इस पार्टिकल के ऊपर में, और उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आप देखेंगे यहाँ पर f sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा। और ऐड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा ऐड होते जाएगा, जिसका डायरेक्शन किधर है, इस सेंटर की ओर। तो यहां पर देखिए ये जो फोर्स है ये ऐड होते जाएंगे, और लास्ट में सारे फोर्स कैंसिल होके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला फोर्स है वो ऐड होते जाएगा। इसका मतलब सारे फोर्स आपस में कैंसिल होके हॉरिजॉन्टल वाले जब ऐड होते हैं, तो यहां पर ऐसा लगता है कि इस पूरा स्फीयर का मास इसके कहां पर है, सेंटर में है, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां ऐड होते जा रहे हैं और इसके सेंटर में है, ऐसा लगता है। तो इसीलिए ये थ्योरम जो है ये बताता है कि ये इंटायर मास m है वो कहां पर है, सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर में सिचुएटेड है, ठीक है, इसके सेंटर में वो लाई करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। क्लियर है। तो यहां पर हम देखेंगे ये हॉलो स्फीयर के कारण में जो फोर्स लगता है, सबसे पहले देखेंगे हम आउटसाइड, ठीक है, जब आउटसाइड मतलब जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर एंड पॉइंट मास के सेंटर और हॉलो स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जब कैपिटल R से ज्यादा हो, मतलब पार्टिकल जो है वो बाहर में हो, ठीक है, हॉलो स्फीयर के बाहर में हो। अब यहां पर देखेंगे सरफेस क्या होगा, जब r इक्वल टू कैपिटल R, जब ये पॉइंट मास को ला के आपने यहां पर रख लिया सरफेस में, तो देखिए रेडियस के इक्वल में डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट मास और हॉलो स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इसके रेडियस के इक्वल में। क्लियर है। सरफेस में आप रखेंगे तो। तीसरा इनसाइड, जब इनसाइड में आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इनसाइड में जब आप रखते हैं सो r इज लेस देन कैपिटल R। जब r का जो वैल्यू मान लीजिए यहां पर आपने रखा ऑब्जेक्ट को, पॉइंट मास को, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, छोटा है ना कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है। तो यही चीज है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला केस में क्या होगा, फर्स्ट फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, Gm अपॉन यहां पर r²। तो यहां पर इसका मास हमने क्या लिया है, स्मॉल m, इसका मास हमने क्या लिया है, कैपिटल M, हॉलो स्फीयर का, तो हमको पता है Gmm अपॉन r²। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, F इक्वल टू Gmm अपॉन कैपिटल R², क्योंकि यहां पर देख रहे हैं आप डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मास एंड द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर इज कैपिटल R। क्लियर है। उसके बाद थर्ड वाला केस, जब ये पॉइंट मास इस हॉलो स्फीयर के अंदर में होगा तो उस समय क्या होगा, फोर्स 0, जी हाँ 0 हो जाएगा, उसके ऊपर में कोई फोर्स नहीं लगेगा जब हॉलो स्फीयर के अंदर में कोई पॉइंट मास रहेगा तब, ठीक है। व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r जब कैपिटल R से छोटा होता है। तो ऐसा क्यों होगा, बोलेंगे सर होगा क्यों, तो देखिए यहाँ एग्जांपल में बता देता हूँ। ये मान लो हॉलो स्फीयर है, यहाँ पर एक मास m है, ठीक है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें, इतना जो मास है इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा,
ठीक है, कुछ फोर्स लगाएगा मास का, तो आप बोलेंगे इधर का मास तो ज़्यादा है सर, इधर का मास ज़्यादा, ये सारे मास भी फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट मास के ऊपर में, इतना मास तो लगा रहे हैं इस पॉइंट मास के ऊपर में फोर्स, और डिस्टेंस और इतना मास, ये ज़्यादा मास फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा मास फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F=G(m)/r²। तो यहाँ पर देखिए r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, तो यहाँ पर देखिए इसका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है मतलब r कम है, r कम है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर r कम है, r कम है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए मास तो ज़्यादा है मगर डिस्टेंस क्या है, वो भी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब r ज़्यादा है, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि नहीं। r ज़्यादा है तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो जितना फोर्स लगाएंगे इस पार्टिकल के ऊपर में, इतना पार्ट भी उतना ही मैग्नीट्यूड का इस पार्टिकल के ऊपर में फोर्स लगाएगा, और वो ऐसे ही वेरियस रीजन्स आपस में, वेरियस रीजन्स जो है उस पॉइंट मास के ऊपर में जो हॉलो स्फीयर के इनसाइड में है फोर्स लगाते हैं और आपस में वो कैंसल हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया पॉइंट मास जब इनसाइड रहेगा तो फोर्स क्या होगा, जीरो, और जब बाहर में रहेगा या सरफेस में रहेगा तो ऐसा मान के चलिए कि उसका जो पूरा मास है उसके सेंटर में लाई करता। उसके बाद हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर के कारण में, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पर हम देखते हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी का जो सॉलिड स्फीयर है उसके कारण में। तो देखिए सॉलिड स्फीयर है, तो ये सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट केस हमने क्या देखना है, आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड में कौन सा फोर्स लगेगा, आउटसाइड मतलब जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R तो इसमें सेम फोर्स लगेगा, F=G(m)/r², ठीक है। ये पॉइंट मास यहाँ पर है, ठीक है, इसका मास कैपिटल M है, रेडियस क्या है इसका, कैपिटल R है, सेंटर O है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ का वो क्या है, स्मॉल r है। तो सेम फोर्स लगेगा जैसा वहाँ पर लग रहा था हॉलो स्फीयर में। इसका भी जो मास होगा ऐसा लगेगा कि इसके पूरे सेंटर में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है इसका पूरा इंटायर मास, ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड केस भी सेम होगा, G(m)/R², क्योंकि यहाँ पर आपने इसको सरफेस में ला के रखा, ठीक है, सरफेस, तो सरफेस में क्या होगा, R=R, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मास एंड द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर इक्वल टू कैपिटल R, क्योंकि ये सरफेस में आ गया, रेडियस के इक्वल होगा, इसमें सेम होगा। उसके बाद थर्ड केस में जो हम देखते हैं इनसाइड, इनसाइड मतलब R इज लेस देन कैपिटल R। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा स्मॉल m, ठीक है, पॉइंट मास, उस समय में अब कहानी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उस समय हॉलो स्फीयर के अंदर में जीरो हो रहा था, फोर्स इसमें लग रहा था, मगर यहाँ पर जीरो नहीं होगा। यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, यहाँ पर देखिए जैसे पॉइंट मास यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, जैसे इससे अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेंटर से इतना रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्या रेडियस रहेगा इसका, स्मॉल r, स्मॉल r रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसमें से एक सॉलिड स्फीयर बनेगा, बनेगा कि नहीं। ये सॉलिड स्फीयर बना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पॉइंट मास यहाँ पर है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का एक सॉलिड स्फीयर बनेगा। तो यहाँ पर इस स्फीयर का मास मान लेते हैं क्या है, अंदर वाले स्फीयर का स्मॉल कैपिटल mr, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, F=G कैपिटल mr स्मॉल m/r²। क्लियर है। r मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर इस पॉइंट मास के बीच का, है ना। आप देखिए यहाँ पूरा मटेरियल भरा हुआ है, मगर इस मटेरियल के बाहर के मटेरियल के थ्रू में फोर्स नहीं लग रहा है, अंदर का जो मटेरियल है वो इस पॉइंट मास के ऊपर में फोर्स लगा रहा है,
ठीक है। जो सॉलिड स्फीयर है इस रेडियस का जो डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल m से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं रेडियस का, उस रेडियस का जो यहाँ पर स्फीयर बन रहा है सॉलिड स्फीयर, उस स्फीयर का जो फोर्स लगेगा, ये जो पॉइंट मास रखा हुआ है, तो इस पॉइंट मास के ऊपर में ये सारे मटेरियल आपस में क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अगर मैं इसको, ठीक है, इसको अगर मिटा दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट मास यहाँ पर है और ये सारा मटेरियल एक क्या, एक किसकी तरह, हॉलो स्फीयर की तरह नजर आ रहा है कि नहीं, ये हॉलो स्फीयर की तरफ नजर आ रहा है। ये सारा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, ये अगर इसकी बात करें तो ये हॉलो स्फीयर जैसा नजर आ रहा है। तो हॉलो स्फीयर के अंदर में क्या है, अंदर का मटेरियल से हमको कोई लेना देना नहीं, मैंने इसको मिटा दिया, इरेज कर दिया। तो ये बाहर का जो हॉलो स्फीयर है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा। और जैसे पिछला मैंने आपको बताया था, हॉलो स्फीयर के इनसाइड में कोई मास रहता है तो उसके ऊपर में फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हॉलो स्फीयर के थ्रू में 0 लगता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए F इक्वल टू G mr अपॉन r स्क्वायर का ये फोर्स लगेगा इसके इनसाइड में। किस मटेरियल के थ्रू फोर्स लग रहा है, अंदर वाले मटेरियल के थ्रू। और ये अंदर का मटेरियल इसको अपनी ओर क्या करेगा, सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है। मगर जो बाहर का जो मटेरियल है वो इसको अंदर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और सेम फोर्स लगाएंगे ये सारे मटेरियल, और वो फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा इसके ऊपर वाला मटेरियल। जैसे मास देखेगा बाहर की ओर, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, सारे फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, मगर अंदर का जो मटेरियल है इस मास को अपनी ओर ड्रॉ करेगा। तो ये सॉलिड स्फीयर जो अंदर का है, जिसका मास जो है mr, वो फोर्स लगाएगा। मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर में ऐसा सीन क्रिएट होगा। हॉलो स्फीयर में आप कहीं भी रख दीजिए, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, आप कहीं भी रख दीजिए पॉइंट मास को, ठीक है, वो पॉइंट मास के ऊपर में फोर्स 0 ही रहेगा। मगर सॉलिड स्फीयर के अंदर में अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने रख दिया, तो यहाँ से जिस रेडियस का सॉलिड स्फीयर बन रहा है, उसी रेडियस का सॉलिड स्फीयर जो बन रहा है, उतना मास का, उतना ही मास जो है, मैग्नीट्यूड का मास जैसे यहाँ पर है mr, इसके थ्रू में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, उस पॉइंट मास के ऊपर में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया, आपको आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से एक और ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जब ये इनसाइड है ना सॉलिड स्फीयर के लिए, यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमारे पास में डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये कैसे आया, मास है ये सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, मास वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो इसका r जो है, रेडियस जो है वो कैपिटल है ना, कैपिटल R है। अब इसके अंदर का जो सॉलिड स्फीयर है उसका डेंसिटी क्या होगा, mr अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, होगा कि नहीं, क्योंकि mr मास क्या है इसका, सॉलिड स्फीयर का mr है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, रेडियस क्या है इसका, स्मॉल r है। देखिए इसका रेडियस, ठीक है, स्मॉल r है, स्मॉल r का रेडियस है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर इसके अंदर जो है, इसका रेडियस कैसा है, स्मॉल r है। इसके बाहर में क्या है, ग्रेटर रेडियस वाला स्फीयर है, ठीक है, जो इसको कंटेन करता है इस स्फीयर को। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, डेंसिटी सेम होता है, इसका डेंसिटी जितना है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस बाहर वाले जो पूरे ये जो स्फीयर है उसका डेंसिटी भी उतना ही होगा। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन r क्यूब, यहाँ से mr अपॉन r क्यूब। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं r क्यूब इधर आ जाएगा, r क्यूब अपॉन r क्यूब इक्वल टू mr अपॉन m, ठीक है। तो ये एक रिलेशन निकल गया यहाँ से, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर वैल्यू पुट करूँ, mr का वैल्यू क्या हो जाएगा,
एम आर इक्वल टू कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा हमको एम आर का वैल्यू क्या मिलेगा, एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये मिलेगा हमको, ठीक है। ये वैल्यू के यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है, एम आर का, तो हमको इसके पूरे के मास के रिस्पेक्ट में ये फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी, ये कैपिटल एम स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, स्मॉल आर क्यूब स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। ये देखिए पूरा वैल्यू का ना एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये पूरा वैल्यू किसका है, एम आर का वैल्यू है, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया, ये आर क्यूब से कट जाएगा 2, यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आर, तो ये हो जाएगा जी एम स्मॉल एम आर अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू, है ना। ये जो इनसाइड में जो फोर्स लगेगा पॉइंट मास के ऊपर में, वो फोर्स जो होगा इतने मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। जी एम स्मॉल आर डिस्टेंस बिटवीन द सॉलिड स्फीयर सेंटर एंड पॉइंट मास, एंड आर क्यूब इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ओके। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।